फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसे बोला जाता है विसरण या डिफ्यूजन। तो विसरण क्या होता है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कोशिकाओं में विसरण किस प्रकार से संपन्न होता है, उसी के बारे में हम इस पर टॉपिक में बात करेंगे। तो देखते हैं कि विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है, उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले, फिर इससे थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि किसी पदार्थ के अणु की अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। मतलब जब पदार्थ अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे क्या कहेंगे? हम विसरण कहेंगे। अब जो विसरण की क्रिया होती है कोशिकाओं में किस तरह से होती है तो बाद में देखेंगे, पहले इस एग्जांपल से देखते हैं कि किसे कहते हैं विसरण। तो अपन ने परिभाषा तो क्या कहती है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब कोई पदार्थ के अणु गति करते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं एक बोतल लेता हूं, ये एक बोतल है मेरे पास, इस बोतल के अंदर मैंने क्या भरा है? अमोनिया भरी हुई है। क्या भरी हुई है? अमोनिया भरी हुई है मेरे पास। यहाँ पर ये NH3 भरी हुई अमोनिया भरी हुई है मेरे पास। अभी मैंने फिलहाल इसका क्या लगा हुआ है? ढक्कन लगाया हुआ है इस बोतल का। कुछ समय बाद में क्या करूंगा? इस बोतल के ढक्कन को खोल दूंगा। अब जैसे ही ये पूरी भर देते हैं इस बोतल को, ऐसे ये कंप्लीट कर देते हैं इस बोतल को, ये अमोनिया भरी हुई इसमें, और इसमें अमोनिया क्या है? अधिक सांद्रता में। किसकी तुलना में? बाह्य वातावरण की तुलना में अधिक सांद्रता में इसमें क्या भरी हुई है? अमोनिया। और ये क्या है? बाह्य वातावरण है। क्या है ये? वातावरण है, बाह्य वातावरण है ये आपका यहाँ पर। और यहाँ पर अमोनिया की मात्रा क्या है? कम है। तो मतलब यहाँ पर सांद्रता क्या है इसकी? कम। आप सांद्रता से मतलब समझिए कोई भी चीज कम है और अधिक सांद्रता से मतलब वहां पर चीज कोई भी चीज ज्यादा है, या उस अणु की या उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस वातावरण में आपकी इस अमोनिया की सांद्रता क्या है? कम है, और इस बोतल के अंदर अमोनिया की सांद्रता यानी मात्रा क्या है? ज्यादा है। जब मैं इस बोतल का ढक्कन क्या कर देता हूँ? ओपन कर देता हूँ, खोल देता हूँ, ये मैंने खोल दिया है, तो इस अमोनिया के अणु कहाँ इस अधिक सांद्रता से किधर की तरफ गति करेंगे? कम सांद्रता की ओर गति करने लगेंगे। किधर की तरफ? कम सांद्रता। कम सांद्रता मतलब अमोनिया कम मात्रा में कहाँ उपस्थित है? वातावरण में उपस्थित है। अभी मेरे पास फिलहाल बोतल के अंदर अधिक मात्रा में क्या है? अमोनिया उपस्थित है, और वातावरण में अमोनिया क्या है? कम मात्रा में उपस्थित है। तो ये अमोनिया के अणु है क्या करेंगे? अधिक सांद्रता से किधर की तरफ जाएंगे? कम सांद्रता की तरफ, मतलब वातावरण की तरफ गति करने लगेंगे। तो बस यही क्या कहलाती है प्रक्रिया? विसरण कहलाती है। जब कोई भी अणु के पदार्थ या किसी पदार्थ के अणु, किसी भी पदार्थ के अणु, ये पदार्थ क्या लिया है आपने? अमोनिया लिया है। तो किसी पदार्थ के अणु, यहाँ पर ये जो अणु है अमोनिया के, ये अधिक सांद्रता से जब किधर की तरफ जाएंगे? कम सांद्रता की तरफ। मतलब ये अधिक सांद्रता है, ये कम सांद्रता है वातावरण में। जब किसी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लग जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसा कि आपने एग्जांपल देख लिया अभी किस तरह से अमोनिया वाला, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखा, जैसे कि मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एक सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैंने एक पानी का बीकर ले लिया है, ये पानी का बीकर ले लिया है यहाँ पर, इसमें पानी भरा हुआ है, आपका H2O भरा हुआ है यहाँ पर, ये H2O भरा हुआ है। अब मैं इसमें क्या करूंगा? कॉपर सल्फेट की क्या डालूंगा? कुछ क्रिस्टल डालूंगा। जैसे ये मेरे पास यहाँ पर ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं आपके पास। ठीक है। जब मैं इन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कहां डालूंगा? इस बीकर के पानी में डालूंगा। ये डाल दिया मैंने यहां पर आगे, ये डाल दिया। तो क्या होता है? जो कॉपर सल्फेट होता है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू। तो मतलब इसके अणुओं में अभी जो नीलेपन की जो मात्रा है वो क्या है? अधिक है। मतलब यहाँ पर कॉपर सल्फेट के जो अणु है उनकी मात्रा क्या है? इसके क्रिस्टल में अधिक है। जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो इसके जो अणु है क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के जो अणु है वो किधर गति करने लगेंगे? पानी की तरफ गति करने लगेंगे। और पानी का रंग कैसे कर देंगे? वो हल्का नीला करना शुरू कर देंगे। हल्का नीला क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ मात्रा में जो अणु है वो तो अभी भी कहाँ है? क्रिस्टल में है। कुछ मात्रा में अणु कहाँ जा रहे हैं? जल में जाते जा रहे हैं, जिसके कारण जल के अणुओं का रंग भी कैसा होता जा रहा है? नीला होता जा रहा है।
तो यहाँ पर जो नीले रंग के या कॉपर सल्फेट के अणुओं की मात्रा कहाँ थी उसके क्रिस्टल में अधिक थी, अब जल में क्या थी उनकी मात्रा कम थी। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल से अणु कहाँ जाने लगेंगे, जल के अंदर जाने लगेंगे, किधर जाने लगेंगे, जल की तरफ जाने लगेंगे। तो ये क्या है, क्रिस्टल से कॉपर सल्फेट के अणु किधर, जल के अणु की तरफ गति कर रहे हैं, मतलब अधिक सांद्रता से किधर, जल में तो कम है क्रिस्टलों की मात्रा, अणुओं की मात्रा, तो उधर की तरफ गति कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे अपन, विसरण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे विसरण कहेंगे। वही प्रोसेस है जो इस वाली में है वही इस वाली में है। इसमें क्या था कि अमोनिया की मात्रा कहाँ थी, बोतल में ज्यादा थी, वातावरण में कम थी। तो यहाँ पर जो बोतल से अमोनिया अधिक सांद्रता से किधर, वातावरण में कम सांद्रता की तरफ गति करने लगे, किसके, अमोनिया के अणु। तो इसे अपन ने क्या कह दिया, विसरण कह दिया। वैसे के वैसे कॉपर सल्फेट के जो अणु थे वो अधिक सांद्रता से किधर, जल में कम सांद्रता की तरफ गति करने लगे, तो इसे क्या कह दिया मैंने, विसरण या डिफ्यूजन कह दिया। तो आपको क्लियर हो गया होगा परिभाषा से भी कि किसी पदार्थ के अणु की अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं कि विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही पाई जाती है। मतलब जो आपकी जो विसरण की, डिफ्यूजन की क्रिया होगी वो गैस में ही पाई जाएगी, ठोस में भी पाई जाएगी और द्रव अवस्था वाले पदार्थों में भी पाई जाएगी। बस क्या रहता है, डिफरेंस क्या रहता है इसमें कि ठोस वाले जो पदार्थ हैं उनके अणु धीरे धीरे गति करेंगे, तो मतलब उसमें विसरण की क्रिया धीरे धीरे होगी। द्रव उससे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है ना, उससे कम अणु, तो फिर उसकी जो क्रिया होगी विसरण की वो क्या होगी, ठोस से ज्यादा होगी। वैसे गैस के अणु क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, तो उसमें विसरण की ज्यादा क्रिया ज्यादा होगी। तो अगर एक ग्राफ की तरह बढ़ना है तो ठोस में किससे कम होगी, द्रव से कम होगी विसरण की क्रिया, द्रव में किससे कम होगी, गैस से कम होगी। तो सबसे ज्यादा विसरण की क्रिया किसमें होती है, गैस में होती है, फिर से बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद ठोस में होती है, इस तरह से होगी। तो आपकी विसरण की क्रिया गैस, द्रव, ठोस तीनों में पाई जाएगी, बट उनका क्रम कैसे होगा, सबसे ज्यादा गैस के अंदर, फिर द्रव के अंदर, फिर ठोस के अंदर। अणुओं की उनकी मात्रा की वजह से होता है थोड़ा सा इसमें दिक्कत। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि एक ही तंत्र में उपस्थित दो या उससे अधिक अणुओं की विसरण की दर की दिशा की गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। मतलब क्या कहता है कि एक ही तंत्र है, आपके पास एक सिस्टम है, उसके अंदर दो या दो से अधिक अणु है, तो अणु में विसरण की दर की दिशा वो गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। मतलब गति, अणु की गति और दिशा एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि मैंने क्या कहा, आपके एक चीनी, जैसे मतलब चीनी का घोल लिया, मतलब आप शक्कर का घोल ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए। जैसे कि एग्जांपल के उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा कि मैंने एक बीकर, या आपका एक बीकर बना लिया मैंने, इसमें मैंने यहाँ पर पानी भर दिया है। अब इस समय क्या डाल दूंगा, शक्कर का घोल डाल दूंगा, यानी चीनी का घोल डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ। ये बोतल में भर रखा है मैंने और इसमें मैंने डाल दिया है। तो अब ये चीनी का घोल कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा। तो अब ना क्या करता है, ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया। क्या हो गया, एक सिस्टम जिसमें चीनी का घोल भी उपस्थित है, चीनी के अणु भी उपस्थित है और जल के अणु भी उपस्थित है। तो क्या कहता है कि दो या दो से अधिक, किसी तंत्र में जब दो या दो से अधिक अणु उपस्थित हो तो विसरण की दर की दिशा और गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। मतलब चीनी के अणु कहाँ जाएंगे, जल की तरफ, और जल के अणु कहाँ जाएंगे, चीनी की तरफ। तो मतलब इनकी दिशा और गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि चीनी के अणु ही किधर गति करेंगे, जल की तरफ करेंगे, ऐसा नहीं है। जल के अणु भी चीनी की तरफ गति करेंगे, मतलब चीनी के घोल की तरफ गति करेंगे। तो ये सिस्टम, ये वाला सेकंड पॉइंट ये कहता है कि एक ही तंत्र में जब दो या दो से अधिक अणु उपस्थित हो तो विसरण की दर की जो दिशा वो गति होती है, मतलब जो अणु की दिशा वो गति होती है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। तो ये पॉइंट्स ये कहता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं अपन विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात।